3 अप्रैल 1973 यानी करीब 50 साल पहले सेल फोन के इन्वेंटर मार्टिन कूपर ने न्यूयॉर्क से दुनिया का सबसे पहला सेल फोन कॉल किया था। आज सेल फोन हमारे जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, लेकिन पिछले कुछ समय से 94 साल के मार्टिन अपने ही इस आविष्कार से लोगों को नजर हटाने की सलाह दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया में 3.8 बिलियन जनता स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है और ग्लोबल पॉपुलेशन का 6.3% यानी करीब 50 करोड़ लोगों में स्मार्टफोन का एडिक्शन देखा जाता है। पिछले 10 साल के मुकाबले ऑनलाइन मैसेजेस भेजने की फ्रीक्वेंसी 427% बढ़ चुकी है। रिसेंटली 287 अर्बन इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में एक सर्वे हुआ था जिसमें 71% लोग यह कहते हैं कि उनके 13 से 17 साल के बच्चे पूरा दिन स्मार्टफोन से नजर हटाते ही नहीं। से हेलो टू नोमोफोबिया, जिसका मतलब है फोन के बिना रहने का डर। आज किसी भी एज ग्रुप में ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है और एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इंसानी जिंदगी के ऊपर इसका असर ड्रग्स या अल्कोहल से कुछ कम नहीं है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं रूट सीकर और आज का सीकिंग होने वाला है सेल फोन एडिक्शन का ह्यूमन लाइव्स के ऊपर इफेक्ट्स और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के ऊपर। अगर यहाँ पे नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू रूट सीकर, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो अपना सहयोग बरकरार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, आगे जो मैं कहने वाला हूँ वो पब्लिकली अवेलेबल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर है, पर किसी भी तरीके से ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। एडिक्शन स्पेशलिस्ट ऐसे आसक्तियों को इतने सारे मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के साथ जोड़ते हैं जिनका असर बुरा से जानलेवा तक हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न लाइफस्टाइल इंटरनेट और सेलफोन के बिना तो अधूरी है। शॉपिंग, ग्रोसरीज से लेकर बैंकिंग, बिलिंग, ये सभी एसेंशियल सर्विसेज इसके साथ जुड़ चुका है। तो कैसे बचे इसके एडिक्शन से, इसको जानने के लिए इसके तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्मार्टफोन का इस्तेमाल दिमाग के बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस के ऊपर गहरा असर डालता है। 2020 में एडिक्टेड इंडिविजुअल्स के ऊपर एक स्टडी की गई थी जिसमें फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग, MRI, ब्रेन स्कैन इत्यादि किए गए थे। टेस्ट रिजल्ट्स में पार्टिसिपेटिंग पेशेंट्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स में GABA लेवल्स नॉर्मल से कहीं ज्यादा पाए गए थे। इसका पूरा नाम है गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया और स्लीप डिप्राइवेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है। GABA लेवल्स का फ्लक्चुएशन स्किज़ोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर और ADHD जैसे मेंटल डिसऑर्डर को न्योता देती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा खुद को सोशली विथड्रॉ करते हुए। मैं इंट्रोवर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ग्रेजुअल बिहेवियर चेंज की बात कर रहा हूँ जो एडिक्टेड लोगों में दिखता है। एडिक्टेड यूजर्स को सेटिस्फैक्शन पाने के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम की जरूरत महसूस होती है और नॉन यूजेज के दौरान एंजाइटी और डिप्रेशन दिख जाता है। इन्हीं से विथड्रॉल सिम्टम स्टार्ट हो जाता है। फैमिली, फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। हॉबीज और स्पोर्ट्स जैसे एक्टिविटीज को इग्नोर करना शुरू हो जाता है। इसको गहराई से समझने के लिए हमको नजर डालना पड़ेगा ह्यूमन ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ACC के ऊपर, यानी एंटीरियर सिंगुलेट जाइरस के ऊपर। ये हमारे इमोशनल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। GABA लेवल्स का इसके ऊपर काफी प्रभाव है और इसके डिस्फंक्शन से इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। नतीजे के तौर पे वर्क लाइफ डिसरप्शन, लोनलीनेस, पुअर परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज और सुइसाइडल थॉट्स भी आते हैं। आपने ग्रे मैटर का नाम जरूर सुना होगा। ये एक तरह का टिश्यू है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहरी हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। 2016 और 19 के दो अलग स्टडीज में एडिक्टेड इंडिविजुअल्स के ग्रे मैटर वॉल्यूम में काफी कमी पाई गई थी। इसका सीधा असर होता है डिसीजन मेकिंग और इंपल्स के ऊपर। इसके कारण भी एडिक्टिव बिहेवियर क्रिएट होता है। अब सवाल यह है कि आप या आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड एडिक्टेड है तो क्या करें? किसी भी एडिक्टेड पर्सन के लिए अपने अंदर पनप रही एडिक्शन को एडमिट करना अपने आप में ही एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, क्योंकि जब इमोशंस ही काबू में नहीं है तब ट्रीटमेंट का नाम भी एंजाइटी ट्रिगर कर सकती है। इसीलिए मेडिकल प्रोफेशनल साइकियाट्रिक हेल्प लेने की सलाह देते हैं। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि सेल्फ हेल्प या सेल्फ हीलिंग के जरिए इस प्रॉब्लम से मुक्ति पाई जा सकती है। इसमें आपका सेल्फ एनालिसिस या इंट्रोस्पेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी के बताए गए योगिक मार्ग की, जिस पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्वामी जी का कहना यह था, अपने मन के शुद्धि के जरिए ही इंद्रियों तथा सोच के ऊपर नियंत्रण प्राप्त की जा सकती है। स्मार्टफोन एडिक्शन को भी उनके बताए गए प्रैक्टिसेस के जरिए पीछे छोड़ा जा सकता है। लेकिन केसेस जब काफी क्रिटिकल हो जाता है तब सहारा लिया जाता है CBT का, पूरा नाम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें प्रोफेशनल्स पेशेंट्स को अपने प्रॉब्लम के पैटर्न्स और पॉसिबल सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। उनके जिंदगी में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स के नेगेटिव
इन्फ्लुएंस को फाइट करने के स्किल्स सिखाते हैं। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के मेथड्स सिम्टम्स और सिवियरिटी के साथ वेरी करेंगे, लेकिन अगर साधारण तौर पे समराइज किया जाए तो इन सभी ट्रीटमेंट्स में कुछ स्टेप्स कॉमन है, जैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, पोटेंशियल सॉल्यूशंस के लिस्ट बनाना, सभी सॉल्यूशंस के प्लस माइनस पॉइंट्स को इवैल्यूएट करना और फाइनलाइज करना, गोल सेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना और फाइनली सेल्फ मॉनिटरिंग सिखाना, क्योंकि अंत में अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन इंडिविजुअल्स को ही लेनी पड़ती है और उस पड़ाव तक पहुंच जाने का मतलब है ट्रीटमेंट का सक्सेसफुल होना। ये सही है कि स्मार्टफोन्स हमारे कम्युनिकेशन और एक्सेस के तरीके बदल दिए हैं, लेकिन इनके ओवर यूज से बचना भी बहुत जरूरी है ताकि हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही तरीके से मेंटेन हो सके। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ने वाली है और इस वीडियो के जरिए हमारा प्रयास ये था कि बदलते मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स के गंभीरता को आप तक पहुंचाया जाए और आपको सतर्क किया जाए। क्या आप हमारे विचारों से सहमत हैं या आपके विचार कुछ और ही है? प्लीज कमेंट करके बताएं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ दैट इज द केस तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक कीप सीकिंग दोस्तों।